अगर कोई आपसे ये पूछे कि तुम्हें कब पता चला कि तुम एक लड़का हो, कितना स्टूपिड साउंड करता है ना। इस कम्युनिटी को हम खुद से अलग मानते हैं। आप इंडिया में सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप तो रख सकते हैं। कुछ लोगों में बायोलॉजिकली वो लड़की होती है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग एक्सप्रेशन लड़के वाले होते हैं। सेक्सुअलिटी लीगल हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो खजुराहो के मंदिरों में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो होमोसेक्सुअलिटी के सबूत देती है। असली बदलाव सोच बदलने से आएगा, और सोच बदलने का सबसे पहला स्टेप है सुनना। आप सुनो, समझो। अगर कोई आपसे ये पूछे कि तुम्हें कब पता चला कि तुम एक लड़का हो, कितना स्टूपिड साउंड करता है ना। उतने ही स्टूपिड हम भी लगते हैं जब किसी से मुंह उठाकर पूछ लेते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की। तुम लड़का हो तो लड़की बनकर क्यों रहते हो? तुम्हें लड़की बनने के बाद पीरियड्स होने लगी है क्या? अच्छा, वॉशरूम कौन सा यूज करते हो, मेल या फीमेल? क्योंकि इंडिया में अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की लाइफ में पंचायत करना हम इंडियंस का बेस्ट काम होता है। 6 सितंबर 2018 के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया। इस फैसले में सेक्शन 377 को हटाते हुए कहा गया कि सेम सेक्स वाले दो अडल्ट्स के बीच अपनी मर्जी से बनाए गए किसी भी तरह के रिलेशन गैर कानूनी नहीं होंगे। इस फैसले को इंडियन सोसाइटी में एक डेवलपिंग स्टेप की तरह देखा जाता है, लेकिन इसके बाद ये मुद्दा वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है। और आज इस फैसले को आए 6 साल हो चुके हैं, बट व्हाई इज LGBTQIA+ कम्युनिटी स्टिल कंट्रोवर्शियल इन 2025? दैट इज द क्वेश्चन। इसका जवाब है 2023 की वो सुनवाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज की अपील को खारिज कर दिया था। इस पर कोर्ट का कहना था कि शादी के लिए कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का बिल्कुल नहीं। अब सिचुएशन ये है कि आप इंडिया में सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप तो रख सकते हैं, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं कर सकते। और यहाँ पर शादी से मतलब है डॉक्यूमेंटेड लीगलाइज्ड शादी। कई कपल्स आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जो शादी करके एक दूसरे के साथ रह रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पार्टनर के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं है जो एक हस्बैंड और वाइफ आपस में शेयर करते हैं, जो उन्हें फंडामेंटली मिलते हैं। LGBTQIA, L यानी लेस्बियन, G यानी गे, B यानी बाइसेक्सुअल, T यानी ट्रांसजेंडर, Q यानी कि क्वेयर, I यानी कि इंटरसेक्स, A यानी कि एसेक्सुअल। और इसके आगे प्लस क्यों लगाया जाता है वो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। प्लस आप जो चाहे आप हो सकते हो, हम डाइवर्स हैं, इंक्लूड करेंगे सबको प्लस। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के टाइम में हम इस टर्म की फुल फॉर्म तो जान गए हैं, लेकिन उन लोगों को समझने में अभी शायद बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत सारे साल लग जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहली बात ये समझते हैं कि हमें समझना क्या है। इस कम्युनिटी को हम खुद से अलग मानते हैं, या फिर कहें कि हम खुद को नॉर्मल समझते हैं और इन लोगों को एब्नॉर्मल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि किसका क्या जेंडर है, किसका क्या सेक्स है, किसकी क्या सेक्सुअलिटी होती है। तो इन टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने काफी रिसर्च और मेहनत की है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम सारे फैक्ट्स और कंफ्यूजन को रिस्पेक्टफुली क्लियर कर पाए, लेकिन फिर भी इस वीडियो की किसी भी बात, वर्ड, सेंटेंस या कोई भी कुछ भी बोलने के तरीके से अगर किसी को भी हर्ट हो या गलत लगे तो वी आर वेरी सॉरी इन एडवांस। हम किसी को इंटेंशनली दुख या हर्ट नहीं करना चाहते। सो देयर आर 3 टर्म्स: सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स इज बायोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट्स यू आर बॉर्न विद। दिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स,
जो डिसाइड करता है कि एक इंसान मेल के तौर पर पैदा हुआ है या फीमेल के तौर पर, या फिर इंटरसेक्स पैदा हुआ है, यानी कि जो इंसान बायोलॉजिकली और फिजिकली दोनों ट्रेट्स के साथ पैदा होता है। फिर आता है जेंडर। जेंडर इज योर आइडेंटिटी, मतलब आप खुद को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, महसूस करते हो अंदर से, बाय योर फीलिंग्स, बाय योर एक्सप्रेशंस। अब जरूरी नहीं कि एक इंसान अगर बायोलॉजिकली लड़की पैदा हुआ है या हुई है तो वो अंदर से उसके अंदर फीलिंग भी लड़की वाली हो। कुछ लोगों में बायोलॉजिकली वो लड़की होती है लेकिन उसके अंदर फीलिंग, एक्सप्रेशन लड़के वाले होते हैं। सो इन दिस केस उसका सेक्स होगा फीमेल बट जेंडर होगा मेल, क्योंकि वो अपने आप को मेल की तरह आइडेंटिफाई करती है। अब अगर सेक्सुअलिटी को समझे तो सेक्सुअलिटी इज योर रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स, कि आप किसी सेक्स की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्टेड हो, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल और एनीथिंग। इन तीनों टर्म्स को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली पूछकर सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं। तो अगर आपके मन में कभी भी किसी से भी कुछ भी ऐसा पूछने का ख्याल आए तो खुद को रोक लीजिए, क्योंकि लीगली हम सभी के पास ये राइट है कि हम किसी को अपना जेंडर बताना चाहते हैं या नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्स भी हैं, जहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मेल, फीमेल एंड नॉट टू रिवील, चूज नॉट टू रिवील। अब सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि किसी को अपना जेंडर छिपा कर रखना पड़े, मतलब अगर वो बता देगा तो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। एक आदमी एक डेटिंग ऐप के जरिए किसी से मिला और डेट पर गया। ऑब्वियसली वो गे मैन था, लेकिन वहां उससे ना सिर्फ उसका सामान लूटा गया बल्कि उससे पहले उसको असॉल्ट और टॉर्चर भी किया गया। द वायर के एक आर्टिकल में बताया गया कि 2021 में इंडिया फर्स्ट ट्रांस रेडियो जॉकी अनन्या कुमार एलेक्स ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी गलत हो गई थी। एक ट्रांस वुमेन की एक आदमी ने बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन मारने से पहले ही असॉल्टेड हर। 2020 में ट्रांस एक्टिविस्ट को उसी के घर के सामने गोली मार दी गई। 2017 में चंदन को 8 आदमियों ने मिलकर असॉल्ट किया, लेकिन वो डर की वजह से पुलिस के पास नहीं जा पाया और आज तक वो अपने अंदर उस चीज को लेकर बैठा है और उसे आज भी सड़क पर चलने में डर लगता है। भोपाल के रहने वाले आकर्षित ने बताया कि एक पब्लिक पार्क में बैठे हुए कुछ पुलिस वाले अचानक आ गए और उससे इंटेरोगेशन करने लगे, और जब उन्होंने उसकी मोबाइल में क्वेयर डेटिंग ऐप देखी तो उससे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने लगे, इवन उससे पैसों तक की डिमांड की गई। लखीमपुर की रहने वाली रितु बताती है क्योंकि वो ट्रांस है, सिर्फ इसलिए उन पर कई दफा अटैक हो चुके हैं। जब वो पुलिस के पास गई तो उसे ये कह के वापस भेज दिया गया कि आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। कैन यू इमेजिन दिस? लास्ट ईयर 2024 में 16 साल के एक लड़की ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का था, फिर भी साड़ी और मेकअप में रील्स पोस्ट करता था। ये मैंने आज सिर्फ आपको 4-5 केसेस बताए हैं, लेकिन ये लिस्ट आपकी सोच से बहुत लंबी है। यही होता है इस पूरी कम्युनिटी के साथ जब ये खुलकर सामने आकर शान से जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम इनका वो हक छीनने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज तक भी सामने नहीं आए हैं और ना आना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं LGBTQ+ कम्युनिटी की ग्लोबल पॉपुलेशन अराउंड 20.8% है। मतलब अगर इस कम्युनिटी का अपना एक अलग देश बनता है तो उनकी पॉपुलेशन इंडिया और चाइना को भी पीछे छोड़ सकती है। और अभी इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो अपफ्रंट आकर खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं और बता चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इसमें ऐड नहीं हैं जो सामने नहीं आए हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं और अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अब जो लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखते हैं उसके 2 मेन रीजन है। पहला वायलेंस, हरासमेंट, क्राइम अगेंस्ट देम, और दूसरा है लॉ एंड राइट्स। सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज तो सिर्फ 6 साल पहले ही किया गया है ना, उससे पहले न जाने कितने लोग ऐसे हैं या सोचते होंगे कि कमी उनके अंदर है, वही गलत है, इसलिए तो कानून भी उनके लिए नहीं बना हुआ है।
अब ये कानून क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक अपनी अलग स्टोरी है। तो सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि ये कम्युनिटी या इस कम्युनिटी का पूरा कल्चर वेस्टर्न है, बाहर से आया हुआ है, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है, तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो खजुराहो के मंदिरों में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो होमोसेक्सुअलिटी के सबूत देती है, जो दिखाती है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप तब भी हुआ करते थे। इंडिया में समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का जिक्र बहुत पहले से मिलता आया है। ऋग्वेद में भी कहा गया है विकृति एवं प्रकृति, जिसे समलैंगिकता को एक स्वाभाविक चीज मानने की सोच के रूप में देखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो महाभारत से लेकर वत्स्यायन की कामसूत्र तक कई पुराने ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें होमोसेक्सुअलिटी के जिक्र हुए हैं। हालांकि इन ग्रंथों में होमोसेक्सुअलिटी को कहीं भी खुलकर मान्यता नहीं दी गई है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इसे गलत भी कहीं नहीं कहा गया है। 2री सदी में हमारे भारतीय ग्रंथ कामसूत्र में भी कुछ ऐसी स्त्रियों का जिक्र हुआ है जो औरतों से ही शादी करती थी, जिन्हें स्वर्णनिस कहा जाता था। ये महिलाएं अक्सर दूसरी स्त्रियों से शादी करती थी और उनके बच्चे भी पालती थी। ऐसा माना जाता है कि पुरानी सभ्यताओं के दौर में ये चीजें बहुत नॉर्मल मानी जाती थी, इसका इतना बड़ा कोई हवा नहीं बनता था। लेकिन समय के साथ जो सोसाइटी आगे बढ़ी, लोगों की सोच अलग होने लगी, तो इसके अपोजिशन में लोग उठने लगे। यहाँ तक कि हमारे फेमस एक मैथमेटिशियंस हैं बारामिहिर, जिन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था वृजातक, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को जन्म से बताया गया था कि ये बाय बर्थ होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। इवन मध्यकाल में सूफी कविताओं में भी होमोसेक्सुअलिटी की छाप देखने को मिलती है। जैसे कि मध्यकाल में सूफी कवि सैफी ने अपनी फारसी कविता में लिखा था कि किसी की जिंदगी तभी पूरी होगी और कामयाब होगी जब उसके पास सुंदर लड़का हो, अच्छी शायरी हो और किताब हो। और अगर हिस्ट्री में देखें तो सामाजिक तौर पर हम कह सकते हैं कि समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को गलत माना जाता रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर तब कोई इस पे पाबंदी नहीं थी, कोई इसके अगेंस्ट में रूल या रेगुलेशन कुछ नहीं था। इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा 1861 में, जब ब्रिटिश आए और उस दौरान उन्होंने एक लॉ बनाया और बनाया सेक्शन 377। ब्रिटिशर्स ने होमोसेक्सुअलिटी को इसलिए गैर कानूनी बनाया क्योंकि उनके धर्म में उनके सोच को ये गलत लगता था। इसका कारण भारतीय संस्कृति कभी भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में ईसाई धर्म की बहुत गहरी पकड़ थी, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को पाप या फिर अननेचुरल माना जाता था। ब्रिटिश शासन सिर्फ जमीन और पैसे लूटने नहीं आए थे, वो भारतीय समाज को अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने भारत में जहां डाइवर्सिटी को कुछ हद तक फिर भी एक्सेप्ट किया जाता था, वहां अंग्रेजों ने अपने नैतिक और धार्मिक मूल्य जबरदस्ती लागू करवा दिए थे। उनके लिए होमोसेक्सुअलिटी पूरी तरह से अनसिविलाइज्ड थी और भारत को वो सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे अपने हिसाब से, और इसलिए इस कानून को लाया गया। और उसके बाद 1947 में इंडिया आजाद तो हो गया, लेकिन हमने ये लॉ चेंज नहीं किया। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेक्शन 377 पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और कहा कि कानून बदलना संसद का काम है, ना कि कोर्ट का, और फिर से सिचुएशन सेम हो गई। इसके बाद 2014 में नालसा वर्सेस स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की मान्यता दी, और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पूरी तरह से हटा दिया और कहा कि दो अडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से सेम सेक्स में रिलेशन बनाते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन कानून बदलने के बाद भी लोगों की सोच वही है। आज भी इंडियन सोसाइटी में इस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेंस ना के बराबर है। लोग मानना ही नहीं चाहते कि दिस इज नेचुरल। कोई इसको बीमारी बोलता है तो कोई गंदगी,
और इसी वजह से इस कम्युनिटी को बहुत सारी हेट झेलनी पड़ती है। 17 साल के बिहार के रहने वाले मनोज बाय बर्थ एक लड़की थे, लेकिन खुद को एक मर्द महसूस करते थे और एक लड़की से ही प्यार करते थे। लेकिन ये बात जब उसने अपने घर पर बताई तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। उसके पेरेंट्स ने मनोज को इस तरह एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे खूब पीटा और उसके पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल। बट बहुत सारी स्टडीज में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये कोई बीमारी या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है ही नहीं। दिस इज प्योर जेनेटिक। मतलब एक लड़का जिसे नेचुरली लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल थिंग। इसके लिए 1991 में न्यूरो साइंटिस्ट साइमन लेवे ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने 9 महीनों तक एक रिसर्च की। उन्होंने 41 लोगों के दिमाग पर स्टडी करी, जिसमें 18 होमोसेक्सुअल थे, 16 मेल थे और 6 फीमेल थी। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ब्लाइंड रखा, यानी कि जब रिसर्च हो रही थी, स्टडी हो रही थी, तो किसी को नहीं पता था कि कौन सा दिमाग होमोसेक्सुअल का है, कौन सा मेल का है, कौन सा फीमेल का है। सब दिमागों को एक साथ रखा गया। इस स्टडी में लेवे ने बताया कि जो होमोसेक्सुअल मेन थे उनके दिमाग में INAH3 का जो साइज था वो हेट्रोसेक्सुअल मेन के जितना नहीं था, बल्कि हेट्रोसेक्सुअल फीमेल के जितना था। इसी तरह से अमेरिका में डीन हैमर ने 1993 में एक्स लिंकेज थ्योरी के जरिए बताया कि समलैंगिक पुरुषों में अक्सर उस एक्स क्रोमोसोम का हिस्सा समान होता है जो वो अपनी माँ से पाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि कुछ जैविक या अनुवंशिक कारण उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन तय कर सकते हैं। यानी कि ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि ये उनके दिमाग में ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी केमिकल्स होते हैं जो जिस वजह से वो इस तरह से फील करते हैं। इट इज़ नॉट अ डिसीज एट ऑल। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि एक फीमेल को जितने ज़्यादा बेटे होते हैं उसके लास्ट बेटे में होमोसेक्सुअलिटी आने के चांसेस 33% तक बढ़ जाते हैं। ये स्टडी है रे ब्लैंकर्ड और एंथनी की, जो 1996 से लेके 2004 तक हुई थी। इस स्टडी में क्लियरली ये पाया गया कि यदि किसी फीमेल यानी कि माँ के पहले बेटों की संख्या ज्यादा है तो बाद में जन्मे बेटे में समलैंगिकता होने की संभावना पॉसिबिलिटी 33% तक बढ़ जाएगी। बट इतने साइंटिफिक प्रूफ्स के बाद आज भी इसको बीमारी की तरह देखा जाता है, वो भी नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसको हम वेस्टर्न कल्चर बोलकर गाली दे देते हैं, उसी चीज का वेस्टर्न कल्चर वाले भी विरोध करते हैं, वो भी भर के। फॉर एग्जाम्पल, सेम सेक्स मैरिजेस इज लीगल इन ओनली अबाउट 35 कंट्रीज और ओवर 60 कंट्रीज अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करके बैठी है। स्क्रीन पर जो आप नाम देख रहे हैं वो सभी कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी आज भी इलीगल है। और इन 11 कंट्रीज में अगर आप होमोसेक्सुअल पाए जाते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो ये भी रूल है कि अगर आप होमोसेक्सुअल पाए गए तो आपको लीगली आपकी जॉब से, आपकी प्रोफेशन से तुरंत फायर कर सकते हैं, आपको हटा सकते हैं। इवन युगांडा एंड इजिप्ट हैव लॉज बैनिंग प्रमोशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। वहाँ पर आप इसका प्रमोशन भी नहीं कर सकते। 2023 में युगांडा में सबसे ज्यादा क्रूल एंटी LGBTQ कम्युनिटी लॉ पास किया गया, जिसमें इन केसेस, कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी तक देने की बात कही गई। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई प्रॉब्लम है जहाँ पर हर कंट्री में हेट उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ट्रांस राइट्स मिलेंगे ओनली आफ्टर सर्जरी। मतलब ईरान में गे या लेस्बियन होना एक स्ट्रिक्ट पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप खुद को गे या लेस्बियन आइडेंटिफाई करते हो तो आपको तुरंत अपनी सर्जरी करानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1987 में आयतुल्ला कौमेनी ने एक फतवा जारी किया था, जिसके बाद जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी लीगल हो गई ईरान में। क्योंकि उनका मानना ये है कि गे और लेस्बियन लोग वो होते हैं जो गलती से इस शरीर में पैदा हो गए, जबकि उनका शरीर कुछ और होना चाहिए। एंड इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां LGBTQ कम्युनिटी को सारे राइट्स तो मिले हुए हैं, सेम सेक्स मैरिजेस भी लीगल हैं, बट उन्हें हरासमेंट और वायलेंस फिर भी झेलनी पड़ती है।
हाँ, वैसे पिछले कुछ सालों में पॉप कल्चर की वजह से काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। पिछले 10 साल में इन सभी कंट्रीज़ में या तो होमोसेक्सुअलिटी या फिर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया, जो एक अच्छा कदम है कि हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छी दुनिया बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन जगहों पर अब ये कम्युनिटी आराम से चैन से जी रही है। स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन। 2022 में कोलोराडो के एक गे क्लब के सामने एक आदमी ने ओपन फायर की, जिसमें 5 लोग मारे गए और 26 वर इंजर्ड। 28 साल के शे शिबली को, जो कि एक गे मैन था, न्यूयॉर्क में सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक गैस स्टेशन के सामने या पास में खड़े होकर दोस्तों के साथ म्यूजिक सुन रहा था। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट का बुलिंग केस यूएस का एक बहुत फेमस बुलिंग केस है, जिसमें उसके हाई स्कूल में उसी के क्लासमेट्स उसके साथ नॉन बाइनरी होने के लिए 1 साल तक उसे इतना बुली करते हैं कि वो लास्ट में अपनी जान ले लेता है। और बुलिंग के तो आपको हजारों केसेस इंटरनेट पर यूं ही मिल जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लड़ाई बहुत लंबी है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ऐसा इंसान जो बस अपनी पहचान के साथ ऑनेस्ट होकर जीना चाहता है, उसे दुनिया के सामने हर रोज साबित करना पड़ता है कि वो भी एक इंसान है। एंड द बिगेस्ट आयरनी इज कि जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की जरूरत है, हम उन्हें या तो चुप करवा देते हैं या तो उनके होने पर ही सवाल उठाते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, या उन्हें अकेला ही छोड़ देते हैं। आपको LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए रेनबो कपड़े पहनने या प्राइड परेड में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना काफी है कि आप उन्हें वो हक दें जो आप अपने लिए चाहते हैं, वो इज्जत दें जो जब आपको कहीं पर नहीं मिलती, उस जगह पर आप दोबारा नहीं जाते, और उन्हें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दे अपने आसपास। एटलीस्ट हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा हो जो खुद को समझने की, एक्सेप्ट करने की या तो दुनिया से छिपने की लड़ाई लड़ रहा हो। तो अगली बार जब कोई आपसे अपनी सच्चाई शेयर करे या फिर आपको किसी की सच्चाई पहली बार पता चले, तो उससे अनकंफर्टेबल या इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप उनके सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उन्हें ऑकवर्ड फील कराना बंद कर दो। या फिर अगली बार रील स्क्रॉल करते टाइम आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाए जो आपको खुद से अलग लगता है और आपको उससे 10 सवाल उल्टे सीधे पूछने के मन करते हैं, जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में यूं ही चलते फिरते लिख लेते हो, तो अगली बार अपने हाथ को और अपनी सोच को और अपने सवाल को अपने पास ही रख लेना, उस कमेंट सेक्शन में मत जाना। और अगर आप खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा है तो एक बात याद रखना कि आप गलत नहीं हो, आपका वजूद गलत नहीं है और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। हम हमेशा कहते हैं कूल बनने के लिए कि सब कुछ बदल जाएगा, कानून बदलने से ही तो बदलाव आएगा। हाँ, ये सच है कि कानून बदलना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सोच बदलने से आएगा, क्योंकि बदलाव किसी कोर्ट रूम से नहीं, हमारी सोच से शुरू होता है। और सोच बदलने का सबसे पहला स्टेप है सुनना। आप सुनो, समझो। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप वाकई में बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस एंड अवेयरनेस स्टार्ट्स राइट हियर।